नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल सिलेक्शन गाइड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबने देखा होगा कि एसबीआई क्लर्क का जो मेंस 10 अप्रैल को होने वाला था, आज एक एसबीआई ने नोटिफिकेशन दिया है जिसके अकॉर्डिंग उसने अपना जो मेंस का डेट था उसको एक दिन और शेड्यूल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि एसबीआई क्लर्क का जो मेंस होने वाला है वो 2 दिन होने वाला है। कितने दिन होने वाला है एसबीआई क्लर्क का मेंस? 2 दिन होने वाले हैं। तो इससे तो ये फाइनल हो गया कि जो पीटी का रिजल्ट आने वाला है वो थोड़ा ज्यादा आएगा, तभी इसलिए वो अपना एग्जाम 2 दिन करवाएगा। तो जिन लोगों को लगता था कि उनका पीटी का मार्क्स कम आने वाला है उनके लिए भी एक चांस है कि जो एग्जाम अप्रैल 10 या अप्रैल 12 को जो होगा उसमें उनका भी नाम हो। तो इसीलिए इसके बाद कंपलसरी हो जाता है कि आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। आप ये ना सोचे पहले से कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो उसी में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था इन हिस्ट्री ऑफ बैंक इंडियन बैंकिंग, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दूसरा आगे टॉपिक करते हैं। जब हम बैंक की बात करते हैं इंडिया में तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बैंक है और सबसे जो पहला बैंक आ जाता है वो क्या होता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक बोलते हैं इसे। आरबीआई के बारे में हमारे लिए पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आरबीआई है जो पूरे बैंक को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है कि बैंक क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। तो इसी के लिए लास्ट क्लास में मैम ने पढ़ा था, जिन्होंने आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। मैं देखिए इसी सीरीज में मैं आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, इकोनॉमी का सिलेबस और जो करंट अफेयर्स है बैंक से रिलेटेड वो सब करवाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा है, मैंने आपको जैसे टॉपिक बताया कि हमारा आरबीआई रहने वाला है टॉपिक। तो जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई का इसमें जो हम पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे कि आरबीआई का रोल क्या है हमारे यहाँ कंट्री में, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसका कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग वो काम करता है, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। जो मेनली क्वेश्चंस भी आता है इसी में से आता है कि आरबीआई का वर्क फंक्शन है कि नहीं। क्या होता है कि क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं फॉर वर्क, इसमें से ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें से आरबीआई का फंक्शन नहीं है, या आरबीआई का फंक्शन दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि सैंक्शन कौन सा है। तो वही जो भी करंट अफेयर्स का न्यूज रहता है उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं बैंकिंग से। तो उसी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आरबीआई क्या करता है क्या नहीं करता है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आरबीआई का जो इंट्रोडक्शन होता है वो वो क्या होता है। सबसे पहले आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था? आरबीआई जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। जैसा कि आप देख सकते हैं आरबीआई 1 अप्रैल 1935 के स्टैब्लिश हुआ था। और इसका जो एक्ट था कौन सा था? आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का आप सब जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके साथ साथ जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है और जो इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में हुआ था। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कल की क्लास में या लास्ट क्लास में कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। अगर आपने देखा हो वीडियो और आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। चलिए ये तो हो गया आरबीआई का बेसिक इन्फो। उसके बाद हम देखते हैं कि आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कि आरबीआई उससे पहले था कि नहीं था। जैसे आप देख रहे हैं कि आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में हुआ था। तो इसका मतलब ये कब कब का बात हो गया? जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था। किसका रूल था? ब्रिटिश रूल के अंदर ही ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो जो ये हुआ कौन से रिकमेंडेशन में, क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था। तो कुछ आपको पता है कि बैंकिंग में जो कमीशन होते हैं उनका रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका जो रिकमेंडेशन था कौन सी कमेटी ने किया था? हिल्टन यंग कमीशन कमेटी ने किया था। क्या नाम हो गया इसका? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं कि जो हिल्टन यंग कमीशन था उसका क्या काम था।
उन्होंने रिकमेंड किया था कि उनको ऐसा फील हुआ था उस कमीशन को ये लगा कि इंडिया में बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक ऐसा एजेंसी है कह सकते हैं पेमेंट गवर्नमेंट के अंडर एक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पूरे को मॉनिटर कर सके। तो उसी काम के लिए आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो अब आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद जब हम आते हैं तो इसका जो एक्ट था 1934, जब मैंने आपको बताया पहले ही, इसने 1935 से वर्किंग स्टार्ट किया था। आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे, ये क्वेश्चन बहुत बार आया क्वेश्चन में, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ऑस्बर्न स्मिथ थे, सर ऑस्बर्न स्मिथ। ये ब्रिटिश थे, जैसा नाम से ही पता चल गया। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। उनका क्या टेन्योर था, 1943 से 1949। मीन्स ब्रिटिश टाइम के भी ये गवर्नर रहे और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी गवर्नर रहे। तो इसके हमारी हिस्ट्री हो गया आरबीआई का। इसके बाद हम देखते हैं कि आरबीआई के फंक्शन क्या होता है। मेनली जो इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है यही रहता है कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे। और इसका जो कमीशन होता है, कमीशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कमीशन कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये आया था, तो यंग हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये आया था। जो फंक्शन होता है आरबीआई का, मैंने आपको बताया कि आरबीआई सेंट्रल बैंक है, इसके फंक्शंस भी हैं। तो आरबीआई जो फंक्शन होता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेशन। जो मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। इम्प्लीमेंट तो कमर्शियल बैंक के थ्रू ही किया जाता है। तो करवाता कौन है, उसको करवाता है आरबीआई। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेशन, करेंसी इशुएंस एंड मैनेजमेंट। आपको पता है कि इंडिया में जितना भी करेंसी इशू किया जाता है वो आरबीआई का काम होता है। आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना करेंसी, कौन से नोट का कितना करेंसी प्रिंट करना है, सब आरबीआई के द्वारा किया जाता है, चाहे कॉइन्स हो। सिर्फ एक नोट है जो आरबीआई के द्वारा नहीं प्रिंट किया जाता है, मतलब वो आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किया जाता है। वो नोट आप लोग बता सकते हैं कि कितने करेंसी का होता है। वो आरबीआई का जो नोट होता है जो नहीं कर, मैं आपको बताता हूँ कि ₹1 का जो नोट होता है, अब तो देखने को भी नहीं मिलता है। ₹1 का जो नोट होता है वो आरबीआई प्रिंट नहीं करता, वो गवर्नमेंट करता है और उस पर गवर्नर के साइन नहीं होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ₹1 के नोट पे जो साइन होता है वो किन क्या होता है, आरबीआई गवर्नर। आपने देखा होगा कि हर करेंसी पे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है, जो भी नोट करेंसी नोट से। बट ₹1 के ₹1 का जो नोट होता है उस पे गवर्नर के साइन नहीं होते हैं। तो आप बताएंगे मुझे कमेंट में कि उन पे किन का साइन होता है। इसके अलावा उनका बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन की बैंक को जो भी पॉलिसीज बनाया गया है उसको फॉलो किया जा रहा है कि उनका सुपरविजन करना है कि वो मेंटेन कर पा रहे नहीं, ये सब आरबीआई का काम होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आपने सुना होगा बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो होता है, इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर आता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपने देखा होगा कितनी बार रिसेशन आता है, बट हमारा बैंकिंग सेक्टर इतना स्ट्रांगली मॉनिटर किया जाता है कि अब रिसेशन का भी असर हमारे बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज्यादा नहीं हुआ है अभी तक। तो ये सब फंक्शन, ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आरबीआई एक अच्छा मॉनिटर का काम करता है और उनसे जो इम्प्लीमेशन करवाते हैं कमर्शियल बैंक से बहुत स्ट्रिक्टली करवाता है। जब हम लोग बैंक में काम करते हैं, अगर हम लोग कोई भी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं तो आरबीआई के द्वारा पेनल्टी लगाया जाता है। ऐसे बैंक में मैंने बहुत बार देखा है कि अगर हम सीआरआर जो होता है अगर वो मेंटेन नहीं करते हैं तो उस पर भी आरबीआई क्या करता है, पेनल्टी लगाता है। पेनल्टी भी कम नहीं होता है, बैंक रेट प्लस 3%, 5% इस तरह से होता है। तो समझिए कि आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पे इतना पेनल्टी लगेगा तो कैसे वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा। और वो कंज्यूमर अगर कंप्लेन कर देता है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन कंप्लेन कर देता है, तो मोस्टली जो डिसीजन जाता है, अगर बैंकिंग एंड से थोड़ा सा भी गलती, कस्टमर एंड से अगर थोड़ा सा भी गलती नहीं है तो पेनल्टी बैंक पे लगाया जाता है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि आरबीआई बहुत अच्छा मॉनिटरिंग करता है और फंक्शंस भी
बहुत प्रॉपरली बैंक से करवाता है, इसीलिए हमारे ऊपर, हमारे बैंकिंग सेक्टर पे रिसेशन का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे आते हैं तो आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे आपने देखा होगा कितनी बार न्यूज़ सुनते हैं आपकी आता है कि आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया या बैंक रेट घटा दिया, सीआरआर बढ़ गया, सीआरआर घट गया। ये सब क्या होता है, बैंकिंग के टूल्स हैं जो आरबीआई द्वारा यूज किया जाता है, इन सबको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको जो आरबीआई मॉनिटर करता है, किस बेस पे डिसाइड करता है आरबीआई, जो मार्केट में इन्फ्लेशन होता है या आरबीआई को लगता है कि करेंसी का जो लिक्विडिटी है उसकी जरूरत है मार्केट में, तो उसके हिसाब से इन रेट्स को, मॉनेटरी पॉलिसीज को घटाया या बढ़ाया जाता है। जब आरबीआई को लगता है कि ज्यादा हो गया रेट, मार्केट में लिक्विडिटी जाता है, उसे कुछ पैसा मार्केट से वापस लेना है तो उसी, या बढ़ाना है तो उसी हिसाब से आरबीआई डिसीजन लेता है। इसमें आपने सुना होगा रेपो रेट। रेपो रेट होता है जब आरबीआई बैंक को लोन देता है। अगर जैसे मान लीजिए कि आरबीआई बैंक कमर्शियल बैंक्स को कभी जरूरत पड़ जाता है लोन का, तो वो किससे लोन लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं। आपने सुना ही होगा कि आरबीआई को लैंडर ऑफ, लास्ट रिसोर्ट ऑफ लेंडर भी कहा जाता है कमर्शियल बैंक के लिए। तो आरबीआई किससे बैंक, कमर्शियल बैंक किनसे लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं, सॉरी, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। तो जिस रेट पे देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है जब बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई, मतलब क्या होता है, जब आरबीआई के पास बैंक अपना एक्सेस पैसा रखवाते हैं। बैंक का एक पॉलिसी होता है, बैंक के पास अगर मान लीजिए 100 रुपए है, तो उसको अगर 60-70 रुपए उसने लोन बांट दिया तब तो ठीक है उसके लिए, 80% तक का हमें सीडी रेशो होना चाहिए, 60-70 आइडियल जो सीडी रेशो होता है वो आपका होता है 60%, लेकिन 60 से 80 के बीच में भी ठीक अच्छा माना जाता है। अब मान लीजिए आरबीआई ने कहूँ तो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आ गया 100 रुपीज और उसके पास एडवांस देने के लिए कोई कस्टमर नहीं है, उसके पास मतलब कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो अपने पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो आरबीआई के पास रखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए 100 रुपीज का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उसने 20 रुपीज ही एडवांस किया, तो जो बाकी पैसा बचा है 80 रुपए वो अपने पास तो रखेगा नहीं, तो इसमें से कुछ पैसा 30 रुपए 50 रुपए जो भी बैंक के डिसीजन के हिसाब से ठीक है और आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से ठीक है, वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है, तो उसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इसका मतलब जब आरबीआई पैसा बैंक से डिपॉजिट करवाता है या बैंक डिपॉजिट करता है तो उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है आरबीआई बैंक को उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। सीआरआर क्या होता है कि कैश रिजर्व रेशो, आरबीआई क्या करवाता है कि कुछ सर्टेन अमाउंट सभी कमर्शियल बैंक को अपने पास में आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 100 रुपीज डिपॉजिट आ रहा है किसी बैंक के पास, तो ऐसा नहीं है कि 100 रुपीज का एडवांस दे सकता है, पूरा 100 रुपीज लोन दे दिया। अगर मान लीजिए उसने 100 रुपीज लोन दे दिया, तो आपको अगर पैसे का जरूरत पड़ गया तो बैंक कहाँ से पैसा देगा अगर उसके कस्टमर को, तो इसीलिए आरबीआई ने क्या कर रखा है कि एक सर्टेन परसेंटेज सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, इतना परसेंट तो उसको आरबीआई के पास रखना ही रहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखे, गोल्ड में रखे या जिस भी फॉर्म में रखना है आरबीआई के पास उसको रखना ही पड़ेगा। तो आप मुझे बताएंगे कि अभी करंट का जो सीआरआर है वो क्या है। इसी तरह एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ पैसा आरबीआई के पास रखा जाता है तो कुछ पैसा बैंक के पास भी रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उसने अगर 100 रुपए था तो इसमें से 20 रुपए उसने आरबीआई, 15 रुपए 17 रुपए जो भी उस टाइम का रेट है आरबीआई के पास रख दिया, तो बाकी सब पैसा एडवांस दे दे, नहीं, उसमें से कुछ पैसा बैंक को अपने पास भी रखना हो कि अगर आपके पास कस्टमर आ गया तो आप उसको पैसा दे पाए। ऐसा भी नहीं होता है कि सारे कस्टमर एक साथ बैंक में पैसा लेने आ जाए अगर आपके बैंक के अगेंस्ट कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, तो उसी को क्या बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रिजर्व्स इन कैश कोल्ड सिक्योरिटीज मेंटेन बाय बैंक विद देमसेल्व्स, मतलब कि बैंक के पास जो अपने पास जो पैसा रखा जाता है, रखना होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मैक्सिमम परसेंटेज है कि आप मैक्सिमम जो है आरबीआई 40% से ज्यादा इसको नहीं रख सकता है, मतलब 40% से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 40% से ज्यादा नहीं हो सकता है। आप अगर 100 रुपए का एडवांस है तो आरबीआई आपको ये नहीं बोल सकता
कि आप 60 रुपये रखिए स्टैचू के लेटर में, नहीं, वो 40 रुपये से ज़्यादा आपसे मतलब 40% से ज़्यादा नहीं रखवा सकता है। लेकिन CRM में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसी। तो जो नेक्स्ट होता है उसका टूल होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है, जब RBI को लगता है कि लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा है तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेजिंग एंड सेलिंग का करता है। अगर उसको लगता है कि मार्केट से पैसा निकालना है तो वो सेल करता है, जिससे कि उसके पास लिक्विडिटी वापस आ जाए। और अगर उसको लगता है कि मार्केट में पैसा कम है तो वो परचेज करता है, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी आ जाए। यही RBI का काम होता है कि बेसिकली RBI मेंटेन ये करता है कि मार्केट में लिक्विडिटी ना तो सरप्लस हो ना शॉर्टेज हो, उसको एक लेवल पे मेंटेन किया जाए जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जो RBI के कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स होते हैं जिनके द्वारा आरबीआई गवर्निंग करता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कौन सा, RBI एक्ट 1934, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर्स। इसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जब बैंक पे RBI जो भी पेनल्टी या चार्जेस या जो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस उसे इम्प्लीमेंट या सुपरविजन करवाता है, किसके अकॉर्डिंग करवाता है वो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। RBI एक्ट के अकॉर्डिंग भी कुछ करवाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन होता है कमर्शियल बैंक पे वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। उसके बाद एक होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके अकॉर्डिंग RBI जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको देखता है कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे मेंटेन हो रहा है, कौन सी अथॉरिटीज कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है, ये सब फेमा के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 जो अभी रिसेंट आया था, इसमें डिजिटल पेमेंट जो होता है मेनली उसका पार्ट होता है कि कैसे उसको मेंटेन करना है। और RBI ने एक जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था MPC का हुआ था 2016 में। इस पे क्वेश्चन आता है कितने बार कि RBI का जो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी था उसमें अमेंडमेंट कब हुआ था, तो कब हुआ था ये 2016 में। चलिए इसके साथ मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ जो MPC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MPC का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये अक्सर आपने न्यूज में सुना ही होगा, पॉलिसी कमेटी कि हर ये जो होता है मीटिंग हर बाई मंथली होता है। ठीक है, मतलब हर 2 महीने पे ये मीटिंग होना होता है, बाई मंथली होता है। लेकिन ये जो इसका भी एक क्राइटेरिया क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि RBI का जो MPC की मीटिंग होती है बाई मंथली होना चाहिए, बट मिनिमम कितना है कि आपको एनुअली मीटिंग होना ही है। तो एनुअली अगर आप बात करें तो एनुअली मिनिमम 4 मीटिंग होना ही चाहिए। कितना, 4 मीटिंग एनुअली RBI के MPC का मिनिमम 4 मीटिंग होना चाहिए। और क्वार्टरली कम से कम 1 मीटिंग होना चाहिए। मान लीजिए कि इस रीजन से कुछ भी क्राइसिस हो, कोई भी अनसर्टेन रीजन है, उसकी वजह से अगर मान लीजिए MPC की मीटिंग नहीं हो पाता है बाई मंथली, तो कम से कम कितना होना चाहिए, जो कम से कम है क्वार्टरली होना चाहिए एक, क्वार्टरली 1 मीटिंग होना ही चाहिए। और जो एनुअली है वो कितना होना चाहिए, 4 मीटिंग। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी मीटिंग शुड बी मैंडेटरी फॉर द MPC कमेटी। तो एनुअली कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और क्वार्टरली पूछेगा तो 1 हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आगे देख लेते हैं कि MPC में जो कितने मेंबर्स होते हैं। MPC में टोटल मेंबर्स होता है 6, 3 होते हैं RBI के, और जो 3 होते हैं वो होता है आपका 3 होते हैं RBI के, और जो बाकी 3 होते हैं वो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं। उनको कौन नॉमिनेटेड करता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टोटल मेंबर कितना होगा, 6। और जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, RBI के गवर्नर इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। अगर मान लीजिए कोई डिसीजन इक्वल वोटिंग पे हो गया, मान लीजिए जितने फेवर में उतने अनफेवर में ही वोट हो गया, तो जो RBI के चेयरमैन है
मतलब आरबीआई के जो गवर्नर हैं, जो एमपीसी के चेयरमैन है, उनके पास वीटो पावर होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हो गया एमपीसी का। एमपीसी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और ये अक्सर न्यूज में आता है, तो इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। आगे जो आरबीआई में अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको एक बार देख लिया जाए। आपको पता है कि 1991 में लास्ट क्लास में मैंने बताया था, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आया था जिसमें प्राइवेट बैंक को अलाउ किया गया था। इससे पहले प्राइवेट बैंक उतना अलाउ नहीं था। 1997 में मॉनेटरी पॉलिसी का ऑटोनॉमी आया था आरबीआई के पास। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास था। 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी अमेंडमेंट हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। 2018 में 2018 में स्टैंडर्ड प्रोमोट करेक्टिव एक्शन, पीसीए बोला जाता है इसको। ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए किसी बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसका एनपीए परसेंटेज ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करता है, उसको पीसीए में डाल देता है। पीसीए में जब कोई बैंक आ जाता है तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, उसके एक्सपेंसेस पे, उसके रिक्रूटमेंट पे, उसके पॉलिसीज पे। वो एडवांस दे सकता है किस सेक्टर में, किस सेक्टर पे नहीं दे सकता है। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उस बैंक पे पर्टिकुलरली लग जाता है। पीसीए, कोई भी बैंक पीसीए में कभी नहीं आना चाहता है, क्योंकि पीसीए में आने का मतलब होता है आपके पास आरबीआई का बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है आपको हर काम के लिए। अगर आप कुछ भी बड़ा प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं या कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेना होगा। ठीक है, तो पीसीए हो गया। इसके बाद आता है आरबीआई ने डिजिटल करेंसी अलाउ किया था कब, 2021 में। तो उसका नाम क्या था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। ठीक, अगर ये वीडियोस आप कंटिन्यू देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट होगा। तो अगर आप इसे देखते रहिए, अगर कहीं पे कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आए, तो आप पूछे, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता सकता हूँ कि बैंक में क्या काम होता है वो भी, और आपको एग्जाम निकालने में आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। बैंकिंग की बात करते हैं कि जब डिजिटल बैंकिंग के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि आप बताइए कि आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग के लिए जो आरटीजीएस और एनईएफटी का इंट्रोड्यूस किया था वो कब किया था। तो जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था आरटीजीएस, वो कब किया था, 26 मार्च 2004 को। कब किया था, 2004 को। और जो एनईएफटी था, एनईएफटी वो कब हुआ था, नवंबर 2005 को। ठीक है, आरटीजीएस पहले हुआ था, एनईएफटी बाद में हुआ था। 2016 में डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी डिजिटल पेमेंट को एक्सेस मिला था, बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ मिला हुआ था इसका। हम लोग सब यूपीआई यूज करते हैं। आपको पता है कि यूपीआई का इंट्रोडक्शन कब हुआ था और कब हुआ था, किन्होंने किया था। तो जो 2016 में अप्रैल में 11 अप्रैल को, शायद एक बार डेट देख लीजिएगा, 11 अप्रैल 2016 को, उस टाइम के जो गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर रघुराम जी राजन, उन्होंने इसका इंट्रोड्यूस किया था मुंबई में हेड ऑफिस में। यूपीआई तभी स्टार्ट हुआ था। आज हर कोई यूज कर रहा है, उस टाइम ऐसा नहीं था। इनिशियली 21 बैंकों ने अपने यूपीआई ऐप लॉन्च किया था। इस टाइम पे बाकी प्राइवेट सेक्टर नहीं थे, प्राइवेट सेक्टर बाद में आए। मतलब कि जो हम थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप देख रहे हैं, ये सब बाद में आए, पहले बैंकों ने स्टार्ट किया था। उसके बाद जो आरबीआई ने 2023 में फिर से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किया था। ठीक है, तो यही सब आरबीआई के बारे में इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे ज़्यादा कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड सेक्शन आ जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाता है, वो मैं आपको धीरे धीरे करवा दूंगा। क्योंकि अगर आप, मैंने आपको जितने टॉपिक आज, जितने पॉलिसीज बताए, सब एक अपने आप में एक टॉपिक है। जैसे इशू ऑफ करेंसी और मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सीआरआर पॉलिसी, एमपीसी, ये सब एक टॉपिक है जो पूरा क्लास लेते हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए करवाया कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको अगर यहाँ से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ आपका जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस का करंट अफेयर्स है या इकोनॉमी का कुछ क्वेश्चन है, तो वो सब मैं आपको करवाऊंगा। बस आप लोग कंटिन्यू रहिए, जो भी मैं वीडियो देता हूँ उसको देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक रहता है या
या व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कुछ फीडबैक देना हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप इसको बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाऊँ जो आपके लिए और बेनिफिशियल हो। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।